बच्चों हम पढ़ रहे हैं हमारे सामाजिक का पाठ 4 जिसका नाम है कानूनों की समझ। और इस अध्याय के तहत हमने पहला वाला भाग पढ़ लिया है जिसके तहत हमने जाना कि जो कानून होते हैं उन कानूनों को क्या सभी लोगों पर लागू समान रूप से किया जाता है, यानी कि कानून की जो पकड़ होती है वो सब लोगों पर समान रूप से होती है या नहीं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ा था हमने कि जो कानून होते हैं वो सभी के लिए समान रूप से बनाए जाते हैं, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। और हमारा जो देश है उसमें कानून का शासन स्थापित किया गया है। तो हमने यह भी जाना था कि कानून का शासन क्या होता है और कानून के शासन के तहत कौन कौन सी बातें आती हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कानून के शासन की स्थापना नहीं की, बल्कि हमारे जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने ही कानूनों की शासन की स्थापना हमारे देश में की थी। तो चलिए ये सब चीज़ें हमने पहले वाले भाग में पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसका दूसरा भाग, और इस अध्याय के दूसरे भाग के तहत हम जानेंगे कि ये जो कानून की बात हो रही है इस कानून का निर्माण कैसे होता है, यानी कि कोई भी जो कानून होता है वो बनता कैसे है और किस तरीके से उसका पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों जो कानून होते हैं उनका निर्माण होने से पहले क्या होता है कि समाज का कोई एक मुद्दा होता है और उस मुद्दे पे क्या होता है पूरे देश के अंदर जो लोग होते हैं वो ये मांग रखते हैं कि ये जो मुद्दा है इस पर कानून बनना चाहिए। समझ में आया? सबसे पहले कानून बनने की शुरुआत कहाँ होती है? आम जनता से, यानी कि आम जनता की कोई परेशानी होती है उससे संबंधित वो मुद्दा जब उठता है, समाज के लोग अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से उस मुद्दे को उठाते हैं। ठीक है, कई बार तो क्या होता है आंदोलन भी हो जाता है और आंदोलन का रूप भारी भरकम भी हो जाता है। तो इस तरीके से समाज में पहले मुद्दे का जन्म होता है, कोई भी एक बात को जन्म होता है। उसके बाद में जब वह ऐसा लगता है सरकार को कि भाई ये जो मुद्दा है ये तो बहुत बड़ा है और इस पर तो कानून बनना ही चाहिए, क्योंकि सरकार पर फिर क्या होता है दबाव बनता है इन आंदोलनों से, और लोग धरने भी देते हैं कि भाई ये जो कानून है इसको या तो बदला जाए या फिर इसको बनाया जाए। तो इससे क्या होता है सरकार पर दबाव पड़ता है। फिर उस कानून का क्या होता है भाई, एक मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदे का मतलब उस कानून में क्या क्या होगा, कौन कौन से नियम होंगे, किन किन लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, यानी उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक पूरा उसका प्रारूप होता है, उसको कहते हैं मसौदा या विधेयक। समझ में आया? जब ये मसौदा बन जाता है, इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं बच्चों। बड़े बड़े कानूनविद जो होते हैं वो बात करते हैं, अगर जिस पक्ष से संबंधित, जैसे महिलाओं से संबंधित है तो महिलाओं से राय मांगी जाती है, आम जनता से राय मांगी जाती है, इंटरनेट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोगों से राय मांगी जाती है, और अखबारों में भी इसकी चर्चा होती है, लोग अपनी अपनी राय देते हैं, फिर ये मसौदा तैयार होता है। समझ में आया? पूरा मसौदा जब तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद में उस विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी पूरे विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है कि भाई इस तरीके से ये पूरा कानून का जो मसौदा है ये बना है। तो प्रस्तुतिकरण होता है, उसमें हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता है और लिखने के बाद में उसकी समीक्षा की जाती है। समीक्षा कौन करता है? वही बड़े बड़े जो कानूनविद होते हैं, वकील होते हैं, या हमारे समाज के बहुत बड़े कानूनों के जानकार लोग होते हैं, वो लोग इस पर समीक्षा करते हैं। ये बात सही है, ये गलत है, ये जो भी है उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से समीक्षा होती है। और जब समीक्षा हो जाती है उसके बाद में वो कानून जाता है संसद में। कहाँ जाता है? संसद में। संसद के अंदर जब कानून जाता है बच्चों, तो इसके लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं और तीसरा उसके अंग होते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर मान लो राज्यसभा और यहाँ होता है लोकसभा और राष्ट्रपति। ये हमारे संसद के क्या होते हैं भाई? 3 अंग होते हैं। जब भी कोई कानून बनता है बच्चों तो हर कानून जो होता है वो विधेयक के रूप में इन तीनों अंगों के अंदर प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी कानून जब आता है तो उसका एक प्रारूप जो विधेयक होता है वो होता है, उसके बाद में प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव रखने का मतलब होता है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसी कानून के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं, या फिर लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो किसी कानून के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं।
तो ये जो विधेयक बना जिसकी समीक्षा हुई, इसको मान लो राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया। तो राज्यसभा के जो सदस्य थे उन्होंने इसके ऊपर मंजूरी दे दी। राज्यसभा के अंदर जो कानून बनते हैं तो मंजूरी ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके लिए बच्चों हमने पढ़ा था कि जो अधिवेशन होते हैं पूरी उसके ऊपर क्या होती है, बहस होती है, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग उसका विश्लेषण करते हैं और अंत में जब ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तो पूरी तरीके से विधेयक सही है, तो उस पर उनकी सबकी राय बन जाती है, सबकी सहमति बन जाती है, तो वह वहाँ से उस सभा में से पारित हो जाता है। बच्चों जब ये एक सदन में पारित हो जाता है तो फिर वह दूसरे सदन में आता है। ऐसा नहीं है कि एक सदन में पारित हो गया तो वह कानून विधेयक जो है कानून बन जाएगा, नहीं, फिर देखो वो दूसरे सदन में आएगा, लोकसभा में। जैसे राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में आया, अब लोकसभा में भी वही सारी प्रक्रिया चलेगी, उस पर जिक्र होगा, उस पर बातें होंगी, प्रश्न होंगे, लोगों की क्या आएंगी, उसमें सलाह आएंगी और इस तरीके से सुझावों को देखा जाएगा और फिर वहां पर भी अगर लगता है कि ये कानून, ये विधेयक सही है तो उस विधेयक को लोकसभा में भी पारित कर दिया जाता है। समझ में आया? और इसी तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि मान लो पहले लोकसभा में आ जाए और फिर राज्यसभा में चला जाए, यानी दोनों सदनों में किसी में भी प्रस्ताव आता है तो दूसरे सदन में उसको जाना पड़ता ही है और वहां पर भी उसमें वही प्रक्रिया से वह विधेयक चलेगा जो कि पहले वाले सदन में रहा था। तो जब ये दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाता है बच्चों, तो अंतिम रूप से किसके पास आता है? राष्ट्रपति के पास। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किसी भी विधेयक को अंतिम रूप से अपनी मंजूरी देते हैं, तभी वह विधेयक कानून का रूप लेता है। तो इन दोनों सदनों में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास आता है। देखो दोनों सदनों में पारित किया जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी जो होते हैं इस पूरे विधेयक का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के पश्चात अगर उनको लगता है कि यह विधेयक वास्तव में कानून का रूप बनना चाहिए तो उसको क्या कर देते हैं, वो अपनी मंजूरी दे देते हैं। क्या कर देते हैं? मंजूरी दे देते हैं। और बच्चों ये बात ध्यान रखना, जिस दिन राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर करके मंजूरी दी उसी दिन से वो विधेयक किस में बदल जाएगा, कानून में बदल जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर उसी तारीख से कानून बन जाता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। इस तरीके से कानून बनने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और एक कानून बनने के लिए काफ़ी लोगों के सुझाव लिए जाते हैं, बहुत उस पर सोच विचार किया जाता है, उसके बाद में कानून बनते हैं। ऐसे नहीं है कि आज तो कोई मुद्दा उठा और कल संसद में आया और परसों राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए और वो कानून बन गया। इसके लिए काफ़ी समय लगता है। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और ये उदाहरण ताकि उदाहरण के माध्यम से क्या होगा कि आप अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे कि किस तरीके से कानून का निर्माण होता है और कौन कौन लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं। तो आपकी पुस्तिका के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण दिया गया है। उदाहरण क्या है? महिलाओं से संबंधित। यानी यहाँ पर आप महिला आयोग की कुछ महिलाओं को देख रहे हैं। यह है साजिया और ये है कुसुम और ये 2006 की बात में क्या करती हैं, बातें कर रही हैं अखबार देख के कि भाई जो साजिया कह रही है कि कुसुम देखो अखबार के अंदर आखिर में जो महिलाओं का एक कानून है, उस कानून का नाम क्या था? महिलाओं का घरेलू हिंसा अपराध अधिनियम कानून 2005 ये पास हो गया। ये 2006 की बात है। तो कुसुम इसमें अपने अनुभव बता रही है कि भैया इस कानून को बनने में तो बहुत समय लगा है, हमने कितनी मेहनत करके इस कानून का दोबारा से निर्माण करवाया है। तो ये कानून शुरुआत कहाँ से होती है इस घरेलू हिंसा कानून बनने की? 1990 से, या 1990 में क्या होता है, 1990 के अंदर महिला हिंसा का जो कानून था उसके लिए मांग उठती है। कहाँ पर मांग उठती है? जनसभाओं के माध्यम से। जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं भाई, वो कह रही है, देखो इसमें एक महिला कह रही है कि मेरा आदमी मुझे पीटता है, यानी कि घर पे मेरी पिटाई करता है और मैं ये बात शर्म के मारे किसी को नहीं बता सकती। इधर एक वृद्ध औरत है जो कह रही है कि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो इस तरीके से बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो 1990 के अंदर विभिन्न प्रकार के मंचों के माध्यम से, जन सुनवाइयों के माध्यम से क्या करती है, अपनी पीड़ा जाहिर करती हैं और ये मुद्दा पूरे देश में चरम पे आ जाता है। धीरे धीरे अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इस मुद्दे को
प्रकाशित किया जाता है कि भाई जो महिलाओं के साथ तो बहुत बुरा अन्याय हो रहा है। और धीरे धीरे यह क्या होता है, मांग बन जाती है कि महिलाओं के प्रति ये जो अत्याचार हो रहा है इसको एक कानून बना के अपराध घोषित किया जाए और ऐसे लोगों को सजा दिलवाई जाए। तो फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद जो जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की महिलाओं की जो बात होती है उसको सुनने के बाद 1999 में, कब, 1999 के अंदर क्या किया जाता है, इस जो मुद्दे पे एक पूरी मसौदा तैयार किया जाता है। मैंने क्या बताया था कि कानूनों का एक मसौदा तैयार होता है। तो ये जो महिलाओं की जो पूरी बात थी इनको सुनने के बाद 1999 में एक मसौदा तैयार किया जाता है। 1999 वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के एक संगठन जिसका नाम क्या है, लॉयर्स कलेक्टिव। क्या नाम है, लॉयर्स कलेक्टिव। इन्होंने क्या किया, एक राष्ट्रव्यापी चर्चा की। राष्ट्रव्यापी का मतलब पूरे देश के लोगों में इस पे चर्चा की और उसके बाद में घरेलू हिंसा रोकथाम और सुरक्षा विधेयक पर एक मसौदा तैयार किया और इस विधेयक को पूरे बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। और ये कैसे पढ़ाते हैं बच्चों, अखबारों में निकालते हैं, अखबारों में हम सब लोग पढ़ते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, एंकरिंग करते हैं, टीवी पे बहुत बहस होती है लोगों की, आपने देखा होगा, तो उससे भी इस पे सुझाव मिलते रहते हैं। इसके साथ ही और भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इसके ऊपर लोगों की राय मांगी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो बहुत कुछ महिलाएं बैठी हैं जो अलग अलग राय दे रही हैं। इसमें ये महिला कह रही है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को शामिल किया जाए। सिर्फ पिटाई नहीं ली जाए, साथ में मौखिक रूप से कोई गाली गलौज करता है वो भी माननी चाहिए, कोई आर्थिक रूप से शोषण कर रहा है, पैसे छीन रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है वो भी मानना चाहिए, भावनात्मक रूप से अगर कोई कर रहा है तो वह भी घरेलू हिंसा में आनी चाहिए। ये बात इनकी राय है। साथ में साझा घरेलू दायरे में किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। इन्हें साझा मकान में बेदखली से बचाया जाना चाहिए, यानी कि जो अगर साझे का कोई मकान है तो उससे में भी महिला का पूरा हक होना चाहिए। और इस तरीके से अगली महिला का राय है कि क्या करना चाहिए, महिलाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। तो इस तरीके से महिलाओं की राय आती है। इस मसौदे के अंदर बहुत सारी राय इकट्ठी की जाती है। राय इकट्ठी करने के बाद क्या होता है बच्चों, विचार विमर्श के बाद, बहुत सारी बैठकें होने के बाद 2002 में, कब, 2002 में इसको क्या किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। 2002 में क्या किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। जब ये संसद में पेश किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी कानून संसद में पेश किया जाता है तो उसकी रूपरेखा अखबार में आती है। तो रूपरेखा जब अखबार में आती है तो ये जो महिला आयोग की महिलाएं होती हैं ये उस रूपरेखा को पढ़ती हैं और जब ये रूपरेखा को पढ़ती हैं तो इनको पता चलता है कि भैया जैसा हमने बोला था वैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। हमने जो घरेलू हिंसा की जो परिभाषा दी थी उससे तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये क्या करती हैं, ये कहती हैं कि भैया ये तो गलत हो रहा है और इसमें संवाददाता सम्मेलन बुलाना चाहिए, कंप्यूटर पर ऑनलाइन याचिका देनी चाहिए ताकि लोग अपने अपने इसमें सुझाव दें। और इस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई ये तो मसौदा सही नहीं है। और फिर कई महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक संसदीय स्थायी समिति, देखो संसदीय स्थायी समिति होती है संसद के अंदर, और इस समिति का काम क्या होता है, ये जो स्थायी समिति होती है ये किसी भी कानून पे क्या करती है, दोबारा से उसका विश्लेषण करती है स्थायी समिति। तो ये जो महिला आयोग का काम था, घरेलू हिंसा का जो अधिनियम था इसके ऊपर इन महिला आयोग ने संसदीय समिति को रिपोर्ट भेज दी कि भाई इसका आप विश्लेषण कीजिए। और संसदीय समिति ने क्या किया, दोबारा से उसके ऊपर दोबारा विचार किया कि ये क्या, इसमें जो परिभाषा है वो सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्थायी जो संसदीय समिति के लोग बैठे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, परिभाषा को बदल रहे हैं कि घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है भैया और इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। तो इस प्रकार से 2002 के अंदर, दिसंबर 2002 में जो स्थायी समिति थी उसने अपनी जो सिफारिशें थी वो राज्यसभा को सौंपी और राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद में कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। और फिर 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। 2005 में दोबारा से संसद के अंदर गया,
ये पूरा विधेयक महिला हिंसा और घरेलू हिंसा वाला विधेयक दोबारा से 2005 के अंदर संसद में गया और फिर दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाई गई और फिर 2005 में जाने के बाद 2006 के अंदर इस विधेयक को पारित कर दिया गया। 26 अक्टूबर 2006 को इस पूरे विधेयक को लागू कर दिया राष्ट्रपति के सहमति के पश्चात। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये महिलाएं बात कर रही हैं कि अब ये विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन नहीं, ये कानून तो बन गया, लेकिन इस कानून की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इस पूरे कानून को एक बार छोटी सी नज़र में देख सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न भी है और आपको समझने की भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो, इसका नाम है, कानून का नाम है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1990 में विभिन्न मंचों के मांग के आधार पर हुई थी। फिर 1999 में वकीलों, कानूनविदों और समाज के वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था। कब? 1999 में। फिर क्या हुआ? 2002 में विधेयक को संसद में पेश किया गया, लेकिन संसद में जब पेश किया गया तो वह जो मसौदा था, जो विधेयक था, वो पूरी तरीके से सही नहीं था। तो दिसंबर 2002 में जो उस पे क्या हुआ, महिलाओं ने, जो महिला संगठन थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो दोबारा से दिसंबर 2002 में स्थायी समिति की सिफारिशें राज्यसभा को सौंपी गई। स्थायी समिति की मांग की गई थी, तो स्थायी समिति ने दोबारा से उसका विश्लेषण करके सिफारिशें को किसको सौंपा? राज्यसभा को। और 2005 में दोबारा से यह विधेयक संसद में गया। दोबारा से इस विधेयक के ऊपर संसद के दोनों सदनों में इसको पारित किया गया और अंतिम रूप से 13 सितंबर 2005 को यह संसद में पास हो गया। संसद में पास होने का मतलब दोनों सदनों ने अपनी रजामंदी दे दी। कब? 13 सितंबर 2005 को। और अंत में 26 अक्टूबर 2006 को राष्ट्रपति जी की सहमति के बाद इस पूरे कानून जो बना, इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। कब? 26 अक्टूबर 2006 को। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कोई भी जो कानून बनता है वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। 1990 से 2006 तक पूरे इतने सालों में जाकर ये जो कानून बना, जो कि महिलाओं के अधिकारों पर संबंधित था, जो घरेलू हिंसा थी उसके तहत उनको सुरक्षा प्रदान किया गया था। घरेलू हिंसा से क्या होता है बच्चा? घरेलू हिंसा का मतलब वही अभी आपने पढ़ा कि घर पर जो होते हैं महिलाओं के साथ में दुराचार किया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है पति के माध्यम से या किसी अलग कोई दूसरे पुरुष के माध्यम से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उसको घरेलू हिंसा कहा जाता है। और इसके अंदर बहुत सारी बातें और भी आती हैं। तो समझ में आ गया आपको कानून किस तरीके से बनता है। देखो, कानून बनाने में संसद एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने देखा था कि संसद के दोनों सदनों में कोई भी विधेयक होता है वो पास होता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। देखो, हर चरण के अंदर लोगों की, जनता की क्या होती है? रजामंदी होती है। इसमें संचार माध्यम जो होते हैं ना, संचार माध्यम क्या होते हैं बच्चों? संचार माध्यम का मतलब होता है टीवी, रेडियो, अखबार, ये जो भी होते हैं ये सब संचार माध्यम होते हैं। तो इनके माध्यम से क्या किया जाता है? बहुत बड़ी भूमिका होती है संचार माध्यम की। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संचार माध्यम की किसी भी कानून निर्माण में क्या भूमिका होती है, तो हम क्या कहेंगे? यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जाती है। पहले तो लोग सुनते हैं, फिर अपनी अपनी क्या करते हैं? सुझावों को व्यक्त करते हैं। अतः तैयार माध्यमों के, इन संचार माध्यमों के माध्यम से, ये गलत है, संचार माध्यमों के माध्यम से संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। यानी इन सब के ऊपर संसद की पूरी कार्रवाई दिखाई जाती है। सब कुछ पूरा विधेयक होता है, उसकी जो पूरी भी पूरा संसद के माध्यम जैसे भी कार्य हो रहा होता है, उन सब का हमें टीवी पे, रेडियो पे, अखबार पे दिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि लोगों में उस विधेयक के प्रति पारदर्शिता आ जाती है, यानी कि जो चीज़ होती है वही हमें पता चल जाती है। इससे पहली बात तो ये होती है कि लोगों में जागरूकता आ जाती है। भाई समझ में आया कि अपने अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि जो संसद होती है ना, उस संसद के जो तरीके होते हैं उसमें भी क्या होती है? उसमें भी कुशलता आ जाती है और संसद ठोस और पारदर्शी तरीके से ही फैसला कर पाती है। तो इस तरीके से संचार माध्यमों का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है।
अब हम देख लेते हैं कि कुछ कानून जो होते हैं वो अलोकप्रिय होते हैं। समझ में आया? यानी कि कानून तो बन जाता है लेकिन उन पे क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, विवादास्पद हो जाते हैं। तो ऐसे कानूनों का क्या होगा फिर? भाई मान लो कोई गलती से कोई कानून पारित कर दिया संसद ने और वह पारित भी हो गया, लागू भी हो गया, लेकिन क्या है, उसमें जनता का भला नहीं हो रहा। तो ऐसे अलोकप्रिय कानून का क्या होगा? आपने बहुत बार अखबारों में सुना होगा, वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे होते हैं जो कानूनों के हमारे समाज में जो कानून बन गए उनका विरोध हो रहा होता है, उनके प्रति आंदोलन हो रहे होते हैं, धरने हो रहे हैं, लोग हड़तालें करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो कानून होता है उसमें बदलाव करने के लिए। क्योंकि ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संविधान के जो नियम होते हैं वो समय के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो जब ऐसा कोई अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून बन जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाई लोग क्या करते हैं, उसके लिए विरोध करते हैं। अपने इस विरोध को वो अलग अलग तरीकों से, धरने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से या हड़ताल के माध्यम से जाहिर करते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसे कानून संवैधानिक रूप से तो वैध होता है, यानी कि संविधान के आधार पे तो उसको कानून बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें जो राजनीतिक हित है या फिर कोई गलत नीयत छुपी हुई है, कि लोगों को लगता है कि ये जो कानून बनाया है ये राजनेताओं ने वोट इकट्ठा करने या अपना कोई भला साधने के लिए बनाया है, ये लोगों के हित के लिए नहीं है। ऐसे कानून की लोग आलोचना कर सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं और फिर उसमें जो अपनी आलोचना होती है उस आलोचना के आधार पर क्या होता है, उसमें बदलाव किया जाता है। यानी हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों को क्या करता है, भाई कानूनों के बारे में असहमति व्यक्त कर सकते हैं। ये हमें अभिव्यक्ति का एक अधिकार दिया गया है संविधान में कि अगर हमें लगे कि संसद ने कोई गलत कानून बना दिया है तो हम उसमें अपनी आलोचना से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। कानून की आलोचना से संसद के ऊपर उस कानून को दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। जब ऐसा सब कुछ होता है तो संसद के अंदर जो बैठे हैं प्रतिनिधि, उनके ऊपर दबाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन प्रतिनिधियों को तो जनता ने चुना है, तो जनता को खुश करना तो उनका पहला काम है। तो उससे क्या होता है, वो कानून पर दोबारा से विचार करते हैं और फिर नागरिकों के अधिकारों का हनन, अगर ऐसा होता है कि भाई ऐसा हो रहा है कि इस कानून से नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में या ऐसे मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण भी ली जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो कानून के अंदर बात है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि किसी व्यक्ति का उसमें हनन हो रहा है मौलिक अधिकार, तो अदालत में भी जा सकते हैं। बच्चों, इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं छोटा सा, कि एक बार कानून है कि नगर पालिका के जो आसपास के एरिया हैं उनको खाली करवाया गया था। भाई खाली करवाया गया था नगर पालिका के आसपास जो एरिया हैं, जैसे सड़क के चारों तरफ या रेलगाड़ी जो जाती है उसकी पटरियों के चारों तरफ जो लोग दुकानें बनाकर रखते हैं उनको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इससे सफाई और नगर पालिका की व्यवस्था बनी रहे। तो इसमें बच्चों हुआ क्या कि जो आसपास में गरीब लोग थे वो वहाँ पर अपनी दुकानें चलाते थे और उन दुकानों में जो आम जनता होती थी वो उन दुकानों से क्या करती थी, अपनी गृहस्थी का सामान खरीदती थी। इसमें देखो बच्चों, एक तो लोगों का क्या है, व्यवसाय भी छुपा था जो गरीब लोग थे उनका, तो और दूसरा आम जनता की गृहस्थी का सामान खरीदने का एक जरिया था। तो ऐसे कानूनों में क्या हो रही है भाई, ऐसे कानूनों में क्या है कि लोगों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जो जीवन का अधिकार है, उनका उल्लंघन हो रहा है। तो कहाँ जा सकते हैं? अदालत में जा सकते हैं, अदालत में शरण ली जा सकती है। और अगर अदालत को ये लगता है, यानी कि कोर्ट को ये बात लगती है कि ये जो कानून बनाया गया है ये वास्तव में लोगों के हितों का क्या कर रहा है भाई, उल्लंघन कर रहा है, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो अदालत क्या करेगी, ऐसे कानून में संशोधन करती है। क्या कर देती है? संशोधन किया जाता है। ऐसे कानूनों में संशोधन करके उसको, और कई बार उसको रद्द भी कर दिया जाता है। कई बार तो उसी में बदलाव कर दिया जाता है, कई बार उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नागरिकों के रूप में हमारी क्या भूमिका होती है। भाई हम नागरिक हैं तो क्या हमारी भी कोई भूमिका होती है? बिल्कुल होती है। तो हमारी क्या भूमिका होती है भाई? सबसे पहले तो भूमिका हमारी यही होती है कि जो हम संसद के प्रतिनिधि होते हैं वो सही प्रतिनिधि चुने, किसी ऐसे प्रतिनिधि को न चुने कि जो कि स्वार्थी है, सिर्फ अपना ही स्वार्थ निकालता है, या भ्रष्टाचारी है जो हमारे लोगों को क्या करेगा, बाद में
उनके साथ बुरा व्यवहार करेगा। तो सबसे पहला तो हमारा मुख्य फर्ज होता है कि हमें जो प्रतिनिधि चुनने हैं मतदान के माध्यम से वो सही होने चाहिए। साथ ही जो संचार माध्यम है उनके जरिए सांसदों के हर कार्य पर नज़र भी बनाए रखनी है। भाई चुन तो लिया ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, उन सांसदों की हर कार्य प्रणाली पे हमें नज़र बना के रखनी है। नज़र कैसे बना के रखेंगे, अखबारों में उनके बारे में पढ़ेंगे, टेलीविज़न में उनके भाषण को सुनेंगे, वो जो भी वक्तव्य दे रहे हैं उन सब को हम अच्छे तरीके से सुनेंगे और फिर सुनने के बाद में उन पे विश्लेषण करेंगे कि क्या ये व्यक्ति सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हर कार्य पर नज़र रखना भी एक आम नागरिक की प्रमुख जिम्मेदारी होती है, भूमिका होती है। सही न लगने पर, अगर ऐसे लगे कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा, तो उसकी आलोचना करना चाहिए। क्या करनी चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए। आजकल तो बच्चों ये आलोचना बहुत होती है, जैसे इंटरनेट पर ट्विटर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से या फिर बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोग अपनी अपनी आलोचना करते हैं। यह बात सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, यानी कि जितने लोग शासन के अंदर हिस्सेदारी दिखाएंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, उत्साह से जुड़ेंगे और उत्साह से जुड़े रहेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। जो संसद होगी उतनी ही अच्छी तरीके से कार्य करेगी और लोगों के भले के लिए वह कानूनों का सही प्रकार से उल्लेख करेगी। समझ में आ रहा है? तो इसमें नागरिकों की भी ये बहुत प्रमुख भूमिका होती है बच्चों। यह बहुत बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि कानून निर्माण में नागरिकों की प्रमुख भूमिका लिखिए, तो आपको इस तरीके से विश्लेषित या लिखना है उसको। तो इस तरीके से ये हमारा पाठ पूरा हुआ। ये अध्याय हमने 2 भागों के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया है। इसके तहत हमने जो कानूनों के बारे में पूरी तरीके से विश्लेषित करके हर चीज़ को बारीकी से समझा है। कानून जो होते हैं क्या वो सभी पे लागू होते हैं, हमारे अंग्रेज़ों में इनके समय में कानून किस तरीके से बनते थे और उनका हमारे जनता पे क्या प्रभाव पड़ता था, संविधान के तहत जो कानूनों का शासन स्थापित किया गया वह किस तरीके से कानूनों का शासन स्थापित किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हमने इस वाले भाग में ये जाना कि जो कानून निर्माण की जो लंबी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, किस प्रकार से एक कानून विधेयक से कानून का रूप लेता है। आशा करती हूँ बच्चों कि ये पूरा अध्याय आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप बार बार देखें तो और अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। साथ ही बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको, सिर्फ पढ़ने के अलावा अपने आसपास में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अगर आप उनको बार बार में देखेंगे या सुनेंगे तो आपको ऐसे अध्यायों में और अधिक रुचि उत्पन्न होगी, साथ में अध्याय को समझने में भी आसानी होगी। तो मैं ये भी कहूँगी कि आप रोज़ अखबार पढ़िए, उनमें ऐसे मुद्दों को पढ़कर इनको समझने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले भाग में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।